हाय गाइस, मैं हूं किस्टू डिकोस्टा और आज लेकर आया हूं एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ और एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे आज। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. अगर आपने कभी पतंग उड़ाने वालों को देखा होगा, वैसे आप लोगों ने भी उड़ाया होगा छत के ऊपर जा कर के, और उस समय आपने देखा होगा कि काइट जो है आप स्काई में आपको उड़ रही है। उस समय अगर स्ट्रिंग को आप देखोगे, उसकी डोर को, तो थोड़ी वो लचीलेपन से होती है, यानी कि अगर आप इस तरफ पकड़े हो तो इस तरीके से आपकी पतंग होती है काइट। अब यहाँ पर सवाल में ये है कि हमने जो इसमें आपका जो स्लैक है ये, इसको हमको नहीं मानना है। बहुत सारे जो पतंग उड़ाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड पे जो उसकी रील होती है उसको बांध देते हैं और उसके डायरेक्ट देखते हैं आसमान में उड़ रहे होते हैं कंटिन्यूअस। इस सवाल में यही बात की जा रही है, ग्राउंड पे कहीं पर हमने जो है उसको बांध दिया है। मान लीजिए पॉइंट है हमारे पास ए, और ये कह रहा है कि ग्राउंड से, ये मान लिया हमने BC, ग्राउंड से जो BC हाइट है ये उसकी 60 मीटर है, ये बात कह रहा है वो। और जो ये उसकी हमारे पास ले लेते हैं स्ट्रिंग, मैंने अभी आपसे बोला कि स्लैक को जो हम लोग बिल्कुल निगलेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और इसी को हम लोगों को फाइंड करनी है। इसके बाद कह रहा है कि ग्राउंड से ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपको 60 डिग्री है। तो डायग्राम समझ में आ गया, इसको लिख भी ले। लेट AB इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ लिख लें BC इक्वल टू हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। फिर लिख लें यहाँ पर एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री, और ये क्या है, ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम आगे चलते हैं, इसमें किस तरीके से फॉर्मूलों को यूज करें और कैसे इसको फाइंड करें, इस चीज़ को देख लें। तो देखिए, बेसिक जो इसकी कॉन्सेप्ट है आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में इसकी बताया भी था। 3 फॉर्मूले हमारे पास लेके चलते हैं हम लोग, जो है वो है आपको साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सेकेंड है आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थर्ड है आपका tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं उस एंगल के ठीक सामने की जो साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम बात इस एंगल की कर रहे हैं, तो इसके सामने की साइड है BC, तो हम इसे कहेंगे परपेंडिकुलर। इसको डिनोट कर देते हैं P से। और 90 डिग्री जहाँ बनता है उसके ठीक सामने की जो साइड होती है, या ये कहें
लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनियस। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो आपकी होती है हाइपोटेनियस, और हमें इसी चीज़ को फाइंड करना है ए बी को। आप यहाँ देखें साइन थीटा में भी हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर है, कॉस थीटा में भी हाइपोटेनियस और यहाँ पर बेस है और थीटा है। तो जो बात हम लोग वेरिएबल की करते हैं और कांस्टेंट की, तो किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की संख्या में एक वेरिएबल आपको गिवन हो, बाकी वेरिएबल की वैल्यू हमको मालूम हो, तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें थीटा की वैल्यू तो हमको मालूम है और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी मालूम है, तो हम हाइपोटेनियस इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। थीटा यहाँ भी है, हाइपोटेनियस यहाँ भी है, तो यहाँ से हम बेस को फाइंड कर सकते हैं यहाँ भी। लेकिन जब आप बेस को फाइंड यहाँ से कर लेंगे तब यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, जिसमें आपको होता है h² = p² प्लस b²। तो आपके सामने एक कैलकुलेशन और यहाँ पे बढ़ जाएगा और वहाँ पर आपका आंसर में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 2 बार आपके कैलकुलेशन होंगे। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि हम एक ही कैलकुलेशन पर सवाल को सॉल्व कर लें। तो इसके लिए हम लोग साइन का प्रयोग करेंगे, यानी कि साइन थीटा। तो हम लोग कॉस और टेन का इसलिए प्रयोग नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जब बेस फाइंड कर लेंगे हम, तो फिर हमको पाइथागोरस पे जाना पड़ेगा और वहाँ से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसलिए सिंपल है कि हम साइन थीटा लेकर चले। तो चलिए हम साइन थीटा लेकर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ें, देखिए अब फ्रॉम द फिगर, आप फिगर में देख लें, हम लोग यहाँ से यूज कर लें साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैल्यू पुट कर लें, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60/h। एच ना करो, यहाँ पे कर देते हैं ए बी, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग ए बी है, यहाँ कर दें। अब साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है, बताया भी गया था, इसको लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ आ गया आपको 60/AB। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि इस हिस्से को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाए आपको AB × √3। फिर आप 2 और 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 60। अब यहाँ लिख दें AB इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 120, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवीज़न हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। अब यहाँ पर हमको नीचे से रूट की वैल्यू हटानी है। तो इसका तरीका ये होता है, जो चीज़ रूट में दे रखी है सेम उसी से उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ हम कर देते हैं √3। आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो सेम वैल्यू है नहीं, तो इसको जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे 120 √3 √3 × √3, ये हो जाएगा आपको 3। अब यहाँ से काट लें 1 4 0 40। तो यहाँ पर आपको ए बी की वैल्यू आ जाएगी 40 √3, असम मीटर में है तो मीटर। आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं इसको, और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, तो आगे हम बताते हैं आपको ए बी इक्वल टू 40 और √3 की जो वैल्यू होती है
वो आप जानते हैं 1.732। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 8, 12, 1, ये आ गया 69.28। ये आएगा 69.290। ये आपका आंसर हो गया 69.290 मीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ string of the kite is 40√3 मीटर या 69.290 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।